हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। तो आज से हम लोग एक एक करके पूरा ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। मैंने प्लाज्मा प्रोटीन और उसके फंक्शन पढ़ा दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम लोग अपना ब्लड फिजियोलॉजी का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। इसको दूसरे नाम से, फिजियोलॉजिकल नाम से इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा ब्लड एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए, जो कि हमारे कंप्लीट ऑक्सीजन को, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है हमारे टिश्यू के लिए, फंक्शंस के लिए, उसको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है और टिश्यू में बने CO2 को भी फिर से वहाँ से टिश्यू से लंग तक पहुँचाता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। बाकी हम एक एक करके पूरी इसकी स्ट्रक्चर, इसका शेप, साइज और इसका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन और इसके फंक्शन और इसका फैट क्या होता है, फैट का मतलब इसका भविष्य क्या होता है, लाइफ स्पेन, सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीसी, जो आरबीसी होता है, इसका अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो एक नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड में। आपको पता होगा कि ब्लड में क्या होते हैं, दो चीज़ें से मिलकर ब्लड बनता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट। इसमें आज हम लोग पूरा कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, यानी आरबीसी के बारे में। इरिथ्रोस का मतलब ही होता है रेड ब्लड सेल्स। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड में, आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैस। सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण योगदान कहाँ निभाता है, ये रिस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और बहुत सारा नंबर में होता है, दूसरे ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में इसकी नंबर बहुत ही ज़्यादा होती है। ये मिलियन में होता है, बाकी सब हज़ार में होते हैं। उसके बाद अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल रेंज जो इसका होता है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक MM ऑफ ब्लड होता है। मतलब एक एक MM का अगर वैल्यूम लिया जाए, 1 MM एरिया या फिर 1 MM विड्थ लेंथ और वो पूरा कंप्लीट लिया जाए, तो उसमें 1 क्यूबिक MM में कितना ब्लड होता है, कितना आरबीसी होता है 4 to 5.5 मिलियन। अगर मेल की बात की जाए तो मेल में 5 मिलियन होता है और फीमेल की बात की जाए तो 4.5। फीमेल में प्यूबर्टी के पहले तो रहता है कंप्लीट मेल के ही बराबर, बट जैसे प्यूबर्टी आती है, MC स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, इसलिए थोड़ी सी आरबीसी काउंट किया हो जाती है, फीमेल में कम हो जाती है। अगर मार्फोलॉजी का देखा जाए, मार्फोलॉजी का मतलब बाहरी रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, तो इसके बारे में देखा जाए तो इसका नॉर्मल जो शेप होता है वो डिस्क शेप और बाइकानकेव शेप होता है। आपने 12th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, नीट की तैयारी में भी पढ़े होंगे कि जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है, बाइकानकेव शेप का या डिस्क शेप का। अगर नॉर्मल साइज की बात की जाए तो डायमीटर इसका होता है 7.5 माइक्रोन और रेंज में बदलता रहता है 6.9 टू 7.4 माइक्रोन। अगर थिकनेस की बात की जाए तो अगर पेरी फेरी किनारे किनारे देखोगे तो वहाँ थिक मिलेगा 2.2 माइक्रोन का, और अगर सेंटर पे देखोगे तो थिन मिलेगा 1.1 माइक्रोन का। क्योंकि बाइकानकेव का मतलब ही होता है कि बीच में क्या होना, पतला, और किनारे किनारे क्या होना, मोटा। और अगर इसका सरफेस एरिया देखा जाए तो होता है 120 स्क्वायर माइक्रोन, और इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोन। उसके बाद इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मेच्योर आरबीसी में कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है पूरी तरह से, जो कि हीमोग्लोबिन से कंप्लीटली भरा होता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन करता है। रोलेक्स फॉर्मेशन मैंने जस्ट प्लाज्मा प्रोटीन वाले लेक्चर में बताया भी है आपको। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसे एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा कॉइन, तीसरे के ऊपर चौथा कॉइन जब रखा जाता है तो इस घटना को बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। वहाँ पे कॉइन्स नहीं, वहाँ पे क्या होंगे, आरबीसी होंगे। तो आरबीसी एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथे, ऐसे पड़े रहते हैं। जब ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन होता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो इसका प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 टू 1.101। उसके बाद इसका पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर आप ब्लड लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लड लिया, 1 लीटर ब्लड ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए अगर मैं पेन अगर चेंज करके बताऊँ तो अगर मैं 1 लीटर ब्लड ले लिया तो यहाँ पे मान लो 1 लीटर ब्लड है, तो इसमें 1 लीटर ब्लड में जितनी आरबीसी की वैल्यू होगी उसे ही बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। मान लो अगर 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जो भी आरबीसी की वैल्यू है उसे बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्युपाइड बाय आरबीसी एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में दर्शाते हैं। और ये क्या करता है, ब्लड में जितना आरबीसी का परसेंटेज होता है उसे ही बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। आल्सो कॉल्ड है, जिसको हीमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। इस पैक्ड सेल वैल्यू को क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू। उसके बाद सस्पेंशन स्टेबिलिटी तो मैंने बता दिया है, फिर से बता देता हूँ कि जब सर्कुलेशन के टाइम पे, अगर सर्कुलेशन के टाइम की बात की जाए, अगर सादा पेज में एक बार ले लूँ तो मैं बता दूँ आपको कि अगर ऐसे सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आरबीसी एक जगह दबा रहेगा या फिर एक जगह बैठा रहेगा, इकट्ठा रहेगा। आरबीसी क्या होता है, पूरे कंप्लीट ब्लड में ऐसे बिल्कुल सस्पेंड होता है, और वो क्या करता है, सर्कुलेशन में एक समान हर एक एरिया में पाया जाता है, इसे ही बोलते हैं, हर एक एरिया में पाया जाता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन स्टेबिलिटी।
सस्पेंशन स्टेबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया कि आपको बिल्कुल कि अगर ब्लड ऐसे बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो आरबीसी जो होता है वो हर एक एरिया में क्या होता है, बिल्कुल समान रूप से पाया जाता है, उसे ही बोलते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी। उसके बाद अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो सबको पता है कि एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी की कितनी होती है, 120 दिन होती है। और उसके बाद जब ओल्ड आरबीसी हो जाती है तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाके क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में। उसके बाद अगर फैट ऑफ आरबीसी की बात की जाए, मतलब आरबीसी का भविष्य क्या है, तो जैसे ही 120 दिन का होता है, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। मतलब अगर आरबीसी 120 दिन का हुआ तो इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और उसके बाद जब यही आरबीसी स्प्लीन के वेसल्स में गुजरने लगता है, तो स्प्लीन का जो वेसल्स होता है, ये आरबीसी कहाँ गुजरेगा, स्प्लीन के वेसल्स में। तो स्प्लीन का जो वेसल्स होता है बहुत ही नैरो होता है, जिसके कारण जो वीक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो मैंने सिंपल सा बताया आपको कि अगर ये आरबीसी मान लीजिए कि स्प्लीन का वेसल्स है, तो जो आरबीसी के मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब वो स्प्लीन के पतले वेसल्स में जाने लगते हैं तो वहीं से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। उसके बाद अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शन, हर जगह पूरी फिजियोलॉजी में कुछ लिखो या ना लिखो लेकिन फंक्शन लिखना मस्ट है, क्योंकि फंक्शन पे ही पूरी फिजियोलॉजी बेस्ड है। तो अगर फंक्शन की बात की जाए तो आरबीसी का जो मेजर फंक्शन होता है वो रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है। रिस्पिरेटरी गैसेस का मतलब O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक, लंग से टिश्यू और टिश्यू से लंग तक। तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन O2 से मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। उसके बाद अगर CO2 की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलकर बनाता है कार्बन हीमोग्लोबिन, और 30% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है किससे, आरबीसी से। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, और हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलकर बनाएगा कार्ब हीमोग्लोबिन, जिसमें 30% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। अगर बात की जाए O2 कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लंग से टिश्यू तक, और CO2 कहाँ से कहाँ तक, टिश्यू से लंग तक। उसके बाद बफरिंग एक्शन भी करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक गुड बफर होता है। गुड बफर होने के कारण ये क्या करता है, H+ आयन कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जिससे एसिड बेस बैलेंस बॉडी में क्या हुआ रहता है, बना रहता है। तो ये कंप्लीट हो गया कहाँ अपना फंक्शन, अभी कंप्लीट देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो बफरिंग एक्शन हो गया। उसके बाद अगर बात करें ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि जो एंटीजन होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, जबकि एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH फैक्टर का आपने नाम सुना होगा। RH के हिसाब से ही हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड डिसाइड करते हैं। तो जो भी एंटीजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, आरबीसी कैरी ब्लड ग्रुप एंटीजन लाइक एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड RH फैक्टर, जिसके कारण हम लोग ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके कारण हम लोग इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी क्या करते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा फंक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वेरिएशन देख लेते हैं कि आरबीसी का साइज़ कहाँ कम होता है, नंबर कहाँ कम होता है, ज़्यादा होता है, ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब जो नॉर्मली बॉडी में होते हैं, तो आरबीसी एज के टाइम पे जब हम लोग बर्थ लेते हैं, कोई भी बच्चा बर्थ लिया तो उसके पास आरबीसी की संख्या ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी उसका पूरा फंक्शन स्टार्ट करना है। तो उसमें 8 से 10 मिलियन पर mm³ में क्या होता है, आरबीसी होता है। जैसे ही 10 डे का बच्चा होता है आरबीसी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल है, डिजीज़ नहीं है। उसके बाद अगर सेक्स की बात करें तो मेल में आरबीसी ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। प्यूबर्टी के पहले तो मेल फीमेल दोनों में आरबीसी उतना ही होता है, बट प्यूबर्टी के बाद एमसी स्टार्ट होता है तो आरबीसी का काउंट थोड़ा सा घटता है, इसलिए मेल में आरबीसी ज़्यादा और फीमेल में आरबीसी कम। हाई एल्टीट्यूड, जब आप ऊपर जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जब बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब होता है कि पहले तो इतना पहले मतलब कि मान लीजिए आप 400 किलोमीटर की वायु के दबाव में थे, बट अगर जब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो उतना रेंज का वायु आपके ऊपर का दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण आप ऑक्सीजन को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन मान लीजिए कम है, ऑक्सीजन आपके बॉडी में मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, पहले हमको 4 ऑक्सीजन, एक मानने के लिए बस बता रहा हूँ, 4 ऑक्सीजन लेते थे, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ गए तो हमको 3 ही ऑक्सीजन मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जो आरबीसी होगी वो संख्या को अपनी बढ़ा देगी और जल्दी लेकर जाएगी। जैसे अगर कहीं पे आग लगी हुई है, मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है, उस घर को बुझाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी को पूरी तरह से नहीं भरते हैं, उसको आधा आधा लेकर जल्दी पहुँचाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग बाल्टी की संख्या बढ़ा देते हैं, पानी उतना ही पहुँचता है लेकिन बाल्टी की संख्या बढ़ा देते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा चाहिए, तो अगर आपके पास क्या है,
ट्रांसपोर्ट ऐसा है जिसमें चारे सामान आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हो सके। तो जस्ट वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। जब हाइपोक्सिया की कंडीशन में ऑक्सीजन कम हो जाता है, वहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होने के कारण, तो आरबीसी अपनी संख्या को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है। उसके बाद मस्कुलर एक्सरसाइज कर कंडीशन में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। मस्कुलर एक्सरसाइज कंडीशन में एनर्जी लॉस हो रही है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। इमोशनल कंडीशन में भी आरबीसी की संख्या बढ़ती है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तब भी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। और खाना खाने के बाद भी ऑक्सीजन की संख्या आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। अगर डिक्रीज आरबीसी काउंट की बात करें, तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर है, तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। स्लीप के कंडीशन में आरबीसी की संख्या कम होती है। और प्रेगनेंसी के कंडीशन में बच्चे को भी हम लोग को क्या देना पड़ता है, आरबीसी और ब्लड बनाना रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी फीमेल का आरबीसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अगर पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें, तो एबनॉर्मली इंक्रीज पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है इंक्रीज आरबीसी, बट पैथोलॉजिकल है तो एबनॉर्मली होगा। कोई भी चीज़ फिजियोलॉजिकल हो रहा है तो नॉर्मली होगा, अगर पैथोलॉजिकल हो रहा है तो एबनॉर्मल होगा। तो ये क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज आरबीसी। इंक्रीज कितना हो जाता है, 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। कितना, 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कंप्लीटली बुक की स्टडी कर सकते हैं। अगर एनीमिया की बात करूँ तो ये भी क्या होता है, एबनॉर्मल डिक्रीज आरबीसी काउंट। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली रूप से, असाधारण रूप से आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी की बात करें तो माइक्रोसिटिक का मतलब होता है स्मॉलर सेल, मैक्रोसिटिक का मतलब होता है लार्जर सेल, और एनिसोसाइट का मतलब होता है बिना किसी सेप का गड़बड़ हो गया पूरा कंप्लीट सेप। तो माइक्रोसिटिक किस किस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, जब हमारे पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है, या हम लोग प्रोलॉन्ग्ड फोर्स ब्रीदिंग करते हैं, बहुत लंबे समय तक तेज़ी से सांस लेते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, आरबीसी का साइज़ घट जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण भी आरबीसी का साइज़ घट जाता है। मैक्रोसिटिक का मतलब होता है आरबीसी का साइज़ का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये किस में देखने को मिलता है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के घटने में देखने को मिलता है। और एनिसोसाइट का मतलब होता है हमारा डिफरेंट साइज़ का हो जाना, मतलब बाई कॉन्केविटी हट गई, अब किसी भी साइज़ का हो सकता है। तो ये देखने को मिलता है हमको परनीसियस एनीमिया। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको आरबीसी के बारे में बता दिया। आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें। अभी फिजियोलॉजी का जस्ट नया लेक्चर स्टार्ट हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम अगर समझाने में दिक्कत आ रही है तो मैं उस वीडियो को डिलीट करके फिर से समझा के अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। बिल्कुल निडर होकर आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बाकी लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।